चलिए बेटा, हमने आपको उस दिन SN2 रिएक्शन बताई होगी, SN1 बता दी थी, SN1 के बाद SN2 रिएक्शन बताई होगी। SN2 को एक बार फिर से दिमाग में रखते हैं, क्या बताया था, रिवाइज कीजिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करे। तो CH3 CH2OH प्लस KBr, तो ये वो रिएक्शन है जो रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड कर रही थी, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या था, बाइमोलिकुलर। सही है। अभी इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब ये कायरल सेंटर होगा तो सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ तक हमने आपको बता दिया था। और कुछ बताया था? यहीं तक बताया था, ठीक है। इसके बाद देखो, देखो, मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये स्टेरिक hindrance, more the steric hindrance, lesser will be the SN2 ठीक है। मतलब क्या है इसका, सब लोग बोर्ड पे देखो। जैसे एक तरफ लिखा है सिर्फ CH3Br में डाला गया एक्वस KOH, क्या बनेगा, CH3OH प्लस KBr, और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब उल्टी तरफ अटैक करेगा। फिर मान लो लिखा हो CH3 CH2Br प्लस KOH, फिर वही बनेगा CH3 CH2OH प्लस KBr, इन्वर्जन ही बनेगा। मान लो लिखा हो CH3 CH CH3Br प्लस KOH, फिर वही चीज CH3 CH CH3OH और KBr, इसी प्रकार से CH3 C CH3 नीचे CH3Br KOH, CH3 C CH3 CH3OH प्लस KBr। सही है। ये सब एक्वस KOH मतलब वाटर एज सॉल्वेंट। अब ये वाली जो रिएक्शन है या ये वाली रिएक्शन, आपको बताया, मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियोफाइल होता है और ये भी क्या होता है, SN2 में ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो OH के लिए यहाँ रिएक्ट करने में ज्यादा दिक्कत आएगी कि OH के लिए यहाँ रिएक्ट करने में ज्यादा दिक्कत आएगी? यहाँ, क्योंकि OH को 3 CH3 के द्वारा हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? OH को 3 CH3 के द्वारा क्या फेस करना पड़ेगा? रुकावट, हिंड्रेंस। यहाँ पे OH को कितने CH3 के द्वारा? 2 CH3 के द्वारा हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगा, मतलब ध्यान भैया स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया। यहाँ पे OH को एक ही CH3 के द्वारा हिंड्रेंस झेलना पड़ेगा, तो हिंड्रेंस और कम हो गया। यहाँ पे OH को CH3 से हिंड्रेंस नहीं झेलना पड़ेगा, हिंड्रेंस और कम हो गया। किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने से SN2 कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने से SN2 ज्यादा। यहाँ पे SN2 ज्यादा होगा। नहीं समझ में मेरी बात? मतलब 1 डिग्री वाले हो, मिथाइल हो, या 1 डिग्री वाले हो, वो ज्यादा SN2 देंगे, और 3 डिग्री वाले होंगे तो SN2 क्या देंगे, कम कर देंगे। आएगा समझ में? तो लिखो क्या लिखा है मैंने अभी, मोर द स्टेरिक हिंड्रेंस लेसर विल बी द SN2। तो ये रिएक्शन जब देखोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, समझने की बात है कि ये 3 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री हैलाइड,
फिर 1 डिग्री हैलाइड की बात करें तो CH3 C CH3 CH3 X, फिर CH3 CH2 X, है ना। इसमें SN2 आसानी से होगी, तो 1 डिग्री SN2 आसानी से देता है। ये SN रेट ऑफ SN2, रेट ऑफ SN 1 में ज्यादा होगा, फिर 2 में सबसे कम। और SN1 में उल्टा था, 1 में SN 3 डिग्री में SN1 था, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। मतलब नेसेसरली उल्टा नहीं है, वो इस केस में उल्टा हो गया। ठीक है, ठीक है। अब अगर आप लोग इधर सुनिए, अगर आप लोग SN1 और SN2 को सम अप करना चाहो, ये ठीक है, देखो इधर हो SN1 और इधर क्या हो, दोनों को सम अप करना है आप लोगों को। तो कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले तो SN1 में एक एग्जांपल लिख देते हैं, CH3C CH3 CH3Br की KOH से रिएक्शन, यही थी ना, कर लीजिएगा खुद से, एक्वस। और इधर CH3 CH2Br की KOH से रिएक्शन, एक्वस। ठीक है, पहली बात क्या थी, अब एक एक करके समझो। पहली चीज क्या बताई थी, SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट की पावर 1, केवल एक पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट के साथ रिएक्टेंट पे भी, अटैकिंग रिएजेंट पे भी डिपेंड करेगी। यहाँ पे केवल इस पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे दोनों पे डिपेंड करेगी। दूसरी बात, ये मल्टीपल स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप रिएक्शन है ना, मल्टीपल स्टेप मैकेनिज्म, सही है। 2 स्टेप में मैंने बताई थी, कुछ 2 से ज्यादा भी होती है, ये सिंगल स्टेप में हो जाती है ना। यहाँ पे जो स्लो स्टेप है, जो धीमा स्टेप था, वो क्या था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। 2 रिएक्शन में जो स्लो स्टेप था वो रेट डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पे वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है, एक ही तो स्टेप है, सिंगल ओनली स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चौथी बात बेटा, यहाँ पे SN1 रिएक्शन में और क्या बताया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, तो हमें हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना। डिफरेंस में क्या लिखोगे, हाँ यहाँ पे रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, इस पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्शन क्या होगी, ध्यान देना, स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी ज्यादा SN1 रिएक्शन होगी। यहाँ पे मतलब मोर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी मोर SN1। यहाँ पे ये रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस लेसर SN2 कम हो जाएगा तो रुकावट बढ़ जाएगी। तो आ गया समझ में। फिर अगला, इसमें रिटेंशन प्लस इन्वर्जन प्रोडक्ट दोनों बनते हैं, मतलब टेक्निकली रेसिमिक मिक्सचर बनता है। रेसिमिक क्या बनता है, मिक्सचर बनता है, और D और L DL बना है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट ही बनता है। बोलो बात समझ आ गई, पक्का समझ में आ गई, ठीक है। और इतना देखो पहले, अरे बहुत, ये देखिए एक चीज और देखो, इधर क्या बताया बेटा, ये 1 मिनट के लिए देख लो, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री। तो SN1 आसानी से 3 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री देगा, फिर 1 डिग्री देगा। यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, तो 1 वाला SN2 देगा एज कंपेयर टू। ये नेसेसरली उल्टा नहीं है, ये आ गया है उल्टा, है ना। मतलब ये नहीं कि ये ऐसा है तो वो ऐसा है,
ये इनका अपना अपना नेचर है, ठीक है। लिख लिया। अब देखो इसी के बाद एक डिफरेंस और लिख दो, 7वां। सुनिएगा, SN1 रिएक्शन जो होगी वो ज्यादातर SN1 मतलब लगभग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। एग्जाम्पल जैसे पानी, कौन, पोलर मतलब प्लस माइनस होगा। आइए अच्छा सब लोग शांत रहिए, इधर देखिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब हो गया बेटा, सुनिएगा। पानी पोलर है और H+ भी है इसमें, ठीक है। और कौन, इथेनॉल एटसेट्रा, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। और यहाँ पे कुछ रिएक्शंस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती हैं और ज्यादातर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अब समझना, पोलर का मतलब प्लस माइनस, पोलर होगा वो। एप्रोटिक का मतलब उसमें H नहीं होगा डोनेट करने के लिए। पोलर प्रोटिक प्लस माइनस होगा और प्रोटिक मतलब H डोनेट करने के लिए होगा। पोलर एप्रोटिक मतलब प्लस माइनस होगा लेकिन H+ नहीं होगा डोनेट करने वाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, पोलर तो है लेकिन डोनेट करने के लिए H नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या? और भी है, डाइमिथाइल एसिटामाइड भी होता है और भी बहुत होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए काफी। ये भी है CH3C डबल बॉन्ड ONCH3 होल ट्वाइस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। कोई समस्या? एक और याद कर लो, बहुत फेमस है बेटा। देखो, एक तो एसीटोन समझ लीजिएगा, या फिर ये डाइमिथाइल एसिटामाइड, एक और है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। क्या है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। अगर रिएक्शन इनमें से किसी की प्रेजेंस में हो रही है और कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो SN1, रिएक्शन इनमें से किसी की प्रेजेंस में हो रही है और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो SN2। मेन तो दो बातें हैं, क्या बोला पानी जी? सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है और कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो SN2। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और कार्बोकेट और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो SN2। आया समझ में, है ना? मतलब यहां लिखा हो एक्वस KOH, देखिएगा, एक्वस मतलब सॉल्वेंट कौन है? पानी। इधर देख लो एक बार, यहां एक्वस लिखे चाहे यहां पानी लिख दे, बात वही है। यहां पे क्या लिख देगा? एसीटोन या DMSO, तो उससे पहचान जाना कि वो SN2 और स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कोई समस्या? चलो, हमको लग रहा है ये समझ आ गया होगा। अब बेटा एक चीज और, एक मिनट, इतना सारा SN1 SN2 पढ़ डाला हम लोगों ने, न्यूक्लियोफाइल तो सब जानते ही हो, माइनस इसमें है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? लिखो टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी चलो बेटा लिखो, जो अच्छा बेस है, इंग्लिश में बोल दें क्या? लिखो,
ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ is reverse the order of nucleophilicity. Order of basic strength is reverse the order of nucleophilicity. देखो, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का उल्टा होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब जैसे एक ग्रुप उठा लेते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी छोड़ो, अच्छा चलो, फिर कल बाहर आई, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले तो इनमें जो न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सही है। हमको ये बताइए, अच्छा बेस कौन होता है जो आसानी से H ले? एसिड मतलब जो आसानी से H दे, बेस मतलब जो आसानी से H ले। तो H प्लस ले, कौन सबसे आसानी से H प्लस ले पाएगा? F। साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो सबसे अच्छा बेस कौन हुआ? ये बेस होंगे, बेस स्ट्रेंथ। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? समझ गए? तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे बढ़ती है, ये बेस स्ट्रेंथ घटती है। ये तो एक चीज पहले पॉइंट। इधर देखो अगला बेटा, ये हमने आपको इधर देखो ना, ये हमने डाउन द ग्रुप बता दिया, ठीक है। ये क्या था? डाउन द ग्रुप। अब जरा लेफ्ट टू राइट देखो जरा एक बार, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सुनिए इधर बोर्ड पे देखिए एक मिनट के लिए। खाली, ठीक है। इधर देखो बेटा, जैसे ये CH3 NH2 OH F, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल, सही है। अब बताओ सबसे आसानी से H कौन ले लेगा? F माइनस, है ना। इसलिए सबसे कम अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये सबसे अच्छा है। देखिए, समझ गए? जो आसानी से H ले ले उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम होगी। फिर भी आप लोग देख लो एक बार के लिए, पहचान के बताओ कौन सी रिएक्शन होगी। देखो बेटा, ये CH3 CH2 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 Cl देख रहे हो, प्लस एक्वस KOH। आराम से सोचो, काहे तुम जल्दी आ रहे हो इतना? ये जाना है क्या? K और Cl क्या बना देगा? KCl, और बन जाएगा CH3 CH2 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 OH। ये बन गया आपका क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटेनॉल, है ना। हमको ये बताओ, एक्वस का मतलब पानी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये ना लिखते तो ही ठीक रहता, गलत लिख दिया, एसिड टू। वैसे पॉसिबिलिटी तो है, एक्वस, हाँ एक्वस है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है SN1 की भी, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई SN2 की भी। मतलब SN1 में भी पोलर प्रोटिक हो सकता है, SN2 में भी हो सकता है, लेकिन SN2 में ज्यादातर ये प्रोटिक होता है। दोनों में एक्वस KOH हो सकता है, ठीक है। अब देखो इधर बेटा, मोबाइल रख दो और वो रख दो। देखो इधर, ये जो इधर बेटा, ये जो कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बन है,
ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री की 3 डिग्री है? 1 डिग्री, क्योंकि इसके एक ही तरफ कार्बन है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है ना, मतलब ज्यादा स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि ये SN2 मैकेनिज्म है, 1 डिग्री कार्बन। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अब जरा ये वाला देख, SN2 हो गया, CH3 CH2 CH3 CHCl प्लस एक्वस KOH। K और Cl क्या बनाएगा? KCl, और बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 OH। हाँ देखो, एक्वस मतलब पोलर प्रोटिक, SN1 SN2 कोई भी हो सकता है, ज्यादा चांस SN1 का होगा। देखते हैं। अब कार्बोकेटाइन देख लो, ये वाला कार्बोकेटाइन होगा यहाँ पे, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री। 2 डिग्री है का मतलब चीजें SN1 भी जा सकती हैं, SN2 भी जा सकती है, सही है। लेकिन कहाँ जाएंगी? देखो, इस OH के लिए हिंड्रेंस ज्यादा है, इधर से भी हिंड्रेंस है, इधर से भी हिंड्रेंस है, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? SN1 की तरफ जाएगी। बात समझ में आ गई? और देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Cl प्लस KOH, एक्वस KOH, क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये Cl हटेगा, क्या लग जाएगा? और KCl अलग हो जाएगा, है ना। चलो, पहली चीज एक्वस KOH न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री है। लेकिन अब यही इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहाँ डबल बॉन्ड आ गया है। डबल बॉन्ड का मतलब हो गया कि बेटा अब यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? तो ये जो कार्बन है, इस पूरे ग्रुप को सुन लेना, इस पूरे ग्रुप को कहते हैं एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक, सही है, या एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक कार्बोकेटाइन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। और स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब SN1 की SN2? SN1। तो ये SN2 होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से, और एक्वस अपने पास लगाई हुई है। आ रहा है समझ में? और देखो, इधर देखिएगा, लिखना है ये सब, समझ में आ रहा है? नहीं आएगा, ये सब पेपर नहीं आएगा, बस ये आपके समझने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। स्कूल में क्या आएगा आपके? SN1 और SN2 में 3 डिफरेंस लिखो, बस उतना ही आएगा। आगे देखो बेटा, ये बताओ, CH3 C CH3 CH3 Cl, तय बात है कौन सा होगा? SN1 की SN2? कौन सा कार्बोकेटाइन है? 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा क्या होता है? स्टेबल कार्बोकेटाइन SN1 हो गया, तो ये SN1 सही। CH3 ये बताओ, CH डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे, ये सुन लो भैया, इधर कौन सा कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री है, लेकिन बगल में क्या लगा है? मतलब रेजोनेंस की वजह से, स्टेबल हो जाने की वजह से ज्यादातर क्या देगा? SN1 देना क्या चाहिए था? हाँ, इसे कहते हैं बेंजाइल। नहीं, गलत है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक। ये देखो, CH2Cl, कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा? ये प्लस, सुन रहे हो? 1 डिग्री तय, 1 डिग्री है, एक ही तरफ है, लेकिन इसके बगल में भी बेंजीन लगा है, क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन याद है? सबके सब इधर देखो, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये इधर CH3 हुआ करता था, अगर याद हो, इधर देखिए, इधर देखिए, ये CH3 है मान लो,
तो अगर इस CH3 को 3 हिस्सों में ऐसे H H और H तोड़ दें तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ क्या आता था, और जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आता था। ये डबल इस डबल को क्या करता था, ये बॉन्ड टूट के यहाँ क्या आता था, इलेक्ट्रॉन। फिर ये लोन पेयर रेजोनेट करके यहाँ क्या बनाता था, ये डबल डबल, ये बॉन्ड टूट के यहाँ क्या आता था। ऐसे करते करते क्या शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी कि हाइपर कंजुगेशन होगा। भाई चाहे रेजोनेंस हो रहा हो चाहे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को क्या बनाएगा, स्टेबल। तो ये भी स्टेबल है, मतलब ये क्या देगा, SN1। नहीं समझ में आया? एक मिनट, ये बताओ बेटा, कभी समझ आ रहा है? चलिए ये अपना रिएक्शन थोड़ी बदलते हैं, एक आध एक रिएक्शन बताते हैं आपको। जैसे अगर कोई रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में हो रही है, Sn2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, या रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। बात समझ में आई कि नहीं है? अभी इसको अब हम डिटेल में 12th में ही लेके जाएंगे, फिर फिलहाल के लिए आपका काम खत्म हो गया है। नोट करके लिखो एक बार, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, ये एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन्स आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। एक में रेजोनेंस, एक में नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। आर रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, hence undergo SN1 substitution rather than SN2. Hence undergo SN1 substitution rather than SN2. समझ गए? rather than SN2। तो ये भैया SN1 और SN2 का खेला हो गया। कोई समस्या? तो हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया। अब अगला लिखिए। किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो पहले बेटा। ओ गुरु, एलाइलिक का मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये कौन है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइलिक का मतलब बेंजीन के ऊपर CH2 के ऊपर प्लस, रेजोनेंस स्टेबलाइज, या ये भी हाइपर कंजुगेशन ही होता है। यहाँ पे देखो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है CH3। नहीं और वो एक कैच लगा दीजिए। हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नहीं, कुछ एलाइलिक में मैं गड़बड़ लिख रहा हूँ। ये से हटा दें। कौन सा सी? ये सी है ना? हाँ होगा, अभी तो वनडी है। चलो आगे बढ़े।
आगे बढ़े, लिखो बेटा। अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, इसके दो प्रकार पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? फ्री रेडिकल और न्यूक्लियोफिलिक। फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म मैंने बताया था 3 स्टेप: चेन इनिशिएशन, प्रोरोगेशन, टर्मिनेशन, फ्री रेडिकल वाले में। और न्यूक्लियोफिलिक बता ही दिया इसमें। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी जान लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो अभी हम शुरू करेंगे ही, उससे पहले आप लोग को एक चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है। नजरें देखो बोर्ड पर रखो, नजरें। ये हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में आएगा, फिलहाल समझिए। हमको बताइए बेटा, देखिएगा CH3 CH3 CHBr CH3, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, बहुत तरीके से समझना। विश्वास देखो बेटा, ये लिखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने एक्वस KOH डाला, बस, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? देखो बनना क्या चाहिए प्रोडक्ट? ये OH आके यहाँ लग जाएगा और K और Br क्या बना देगा, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। देखो समझो समझो, CH3 CH3 यहाँ Br लगेगा, बगल में CH2, यहाँ CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा समझा रहे हैं, परेशान ना होना। यहाँ पे OH जाके लग के K और Br को KBr बना देना चाहिए। ये OH यहाँ जाके लग जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा। क्यों होगा ऐसा, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिएगा बेटा। पहले तो ये पहचानो रिएक्शन SN1 होगी कि SN2 होगी। एक्वस KOH है, सही है, एक्वस है, पानी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ज्यादा चांसेस SN1 के हैं। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। यहाँ देखो कौन सा कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री है ना, लेकिन इसके जस्ट बगल में 3 डिग्री भी है। और अब जरा समझो चीजों को। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH Br CH3, मैकेनिज्म बता रहे हैं इसका। मनो लिखना, मनो लिखना, पहले समझ लो। पहला स्टेप कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। और पहला स्टेप होता है इसको तोड़ने का स्टेप, है ना। तोड़ेंगे इसको पहले तो CH3 CH CH3 CH के ऊपर क्या आ गया, प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। सुन रहे हो भैया, यहाँ इसके ऊपर प्लस आ गया। ये किसकी प्रेजेंस में होगी? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, OH माइनस की प्रेजेंस में होगी। अब भैया OH माइनस जाना चाहता है यहाँ पे, लेकिन अभी ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और इसके जस्ट बगल में प्रियांशु भैया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी मौजूद है, दिख रहा है। 2 के बगल में कौन सा कार्बोकेटाइन है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? तो अब यहाँ पे होगा एक स्टेप 2,3 हाइड्राइड शिफ्ट। 2,3 मतलब इधर देखो, दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन में हाइड्राइड का शिफ्ट होगा। का मतलब है ये वाला H, देख रही है बेटा, ये वाला H उठ के इधर आ जाएगा और ये प्लस उठ के इस पे आ जाएगा। मतलब CH3 CH3 के ऊपर यहाँ प्लस आ गया, बगल में CH2 CH3 हो गया। जैसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, जो कि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। अब ये OH माइनस यहाँ आके जुड़ा, जुड़ना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे, लेकिन जुड़ा कहाँ आके, नहीं समझ में आया? मतलब स्टेबिलिटी की राह पकड़ के चलना है। लिखना है कि समझ आ गया है? आ गया अभी, लेकिन इसके नीचे नहीं लिखना है, या तो ये टॉपिक काट के जो बताया उसके नीचे लिखो, ये अलग टॉपिक।
अच्छा चलो लिखो टॉपिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बातें मत करो बेटा, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, बस बातें मत करो, इधर देखो होगा क्या। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब वो जिनके पास खुद क्या चार्ज होगा, प्लस। जैसे Cl के ऊपर प्लस चार्ज हो जाए, देख रहे हो इधर, Cl के ऊपर प्लस हो जाए, और किसी भी चीज के ऊपर क्या चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रोफाइल जब दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कहाँ कैसे समझना है, ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एग्जांपल देते हैं आपको हम। बेंजीन, पहले सिंपल ले लो बेटा, बेंजीन। बेंजीन में हमने Cl2 डाला तो FeCl3 की प्रेजेंस में, Cl2 डाला FeCl3 की प्रेजेंस में, यहाँ पे एक H छुपा होता है। भाई बेंजीन का मतलब होता है C6H6, तो यहाँ पे 6 कार्बन होंगे और 6 ही क्या होंगे, तो हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन छुपा हुआ होगा, चाहे आप यहाँ दिखाओ चाहे ना दिखाओ। तो यहाँ का एक H विश्वास और ये एक Cl क्या बना देगा, और एक Cl जाके उस H की जगह ले लेगा, क्लोरोबेंजीन बन गया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इसको समझना। देखो पहला स्टेप क्या होगा, Cl2 को FeCl3 से कंबाइन किया जाएगा फेरिक क्लोराइड। अगर Cl2 को Hnu की प्रेजेंस में तोड़ते तो फ्री रेडिकल बनता, एक Cl के ऊपर डॉट आता, एक Cl के ऊपर डॉट आता, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता। लेकिन Cl2 किसके साथ कंबाइन किया गया, FeCl3। FeCl3 इज लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे इलेक्ट्रॉन की चाह है। लुईस एसिड मतलब वो जिसे इलेक्ट्रॉन की, कहीं लिख लेना साइड में, जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, कैसे, Fe कितने बॉन्ड है, तुम बेटा पंखा ही घुमा लो, एंड इधर देखो, इधर इधर इधर, Fe में कितने Cl हैं, 3 Cl, सही है, मतलब 3 बॉन्ड दिख रहा है आपको, 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। सुनिएगा, इन जनरल एक बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, कितने हैं इसमें, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की चाह है, इसीलिए लुईस एसिड है। नहीं समझ में आया, चाहे अब देखो इधर FeCl3 लिखे, AlCl3 लिखे, ये सब क्या है, लुईस एसिड है, कोई इलेक्ट्रॉन की चाह है, और इनकी इलेक्ट्रॉन की चाह ही जो है Cl2 से इलेक्ट्रॉन लेने में मदद करती है। मतलब FeCl3 इसका एक Cl अपनी तरफ खींच के FeCl4 माइनस बना के और एक Cl प्लस को अलग कर देता है। मतलब ये जो Cl2 है, ये 2 Cl है ना, FeCl3 एक Cl खींच के FeCl4 माइनस बना देगा और एक Cl प्लस बन जाएगा। आ गया समझ में? पक्का? उसके पहले बॉन्ड फिजन हुआ होगा, एक Cl माइनस एक Cl माइनस इसके साथ जाके FeCl4 माइनस हो गया, Cl प्लस यहाँ चला गया। नहीं समझ में आया? क्योंकि क्लोरीन का माइनस उसमें चला गया। ये देखो इधर एक बार फिर समझ लो, ये Cl2 है,
Cl2 का कराया गया हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। कौन सा? मतलब एक Cl पे माइनस आ गया, एक Cl पे क्या आ गया? FeCl3 Cl माइनस के साथ जुड़ के FeCl4 का माइनस हो गया, इसका माइनस इस पे आ गया ना भाई, और Cl प्लस अलग हो गया। नहीं समझ पाए? नहीं समझे ना? नेगेटिव कहाँ बॉन्ड बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं। वो तो बॉन्ड बना चुका, तभी तो FeCl4 माइनस बना। पहले से ही स्टेबल था, Cl माइनस के आने की वजह से भाई साहब अनस्टेबल हो गया। हाँ, तभी तो माइनस है उस पे। हाँ भाई समझे? पहले देखो, समझो, देखो नहीं बेटा आनंद जी, ये जो Cl प्लस है ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। अब इधर देखो बोर्ड पे दूसरा स्टेप, ये बेंजीन है और इस बेंजीन पे किसने अटैक किया? इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया रेहान बाबू। यहाँ पे क्या छुपा हुआ था? H। इस Cl प्लस ने यहाँ पे अटैक किया, जिसकी वजह से ध्यान देना, यहाँ H और यहाँ साथ में कौन आ गया? Cl पे क्या चार्ज था? प्लस जो है इस कार्बन पे आ गया, जिससे ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो गया। बात समझ आ रही है? समझ लीजिए जरा, ये प्लस जो होगा वो इस H को रिपेल कर, भाई H के ऊपर भी तो प्लस होता है। ये बताओ, इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड थे जो कि होते ही हैं, यहाँ पे कितने हो गए? तो एक बॉन्ड को त्याग देना पड़ेगा ना, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे बेंजीन के ऊपर सिर्फ कौन बचेगा? और H प्लस अलग हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल अलग हो गया। अब समझने वाली बात क्या है कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं है समझ में? ये स्लो स्टेप है, धीमे धीमे होगा। यही वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। फिर देखो लास्ट स्टेप, टर्मिनेट करो उसको। क्या बचा लास्ट में? H प्लस बचा, और अभी तक हमने FeCl4 का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये H प्लस, भाई जी इधर देख लो भाई, ये H प्लस और यहाँ पे पानी जी Cl माइनस छुपा है, तो वो H प्लस और Cl माइनस क्या बना देगा? और FeCl3 कैटलिस्ट के तौर पे निकल गया, जैसा था वैसा ही निकल गया। तो FeCl3 का रोल समझ में आया? उसने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, इलेक्ट्रोफाइल में दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन किया और फिर एट द एंड चेन टर्मिनेट हो गई। नहीं समझ में आया? देखो ये है। चलो एक और देखो बेटा, ये आ गया, एक और देखो, बोले भाई बातें लिखो। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन किसी का एक एग्जांपल है, वो सुनने में खतरनाक है आसान। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, देखिए है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आएगा ये सब सिलेबस का ही चल रहा है। हाँ ये सब बोर्ड लेवल, इतना आसान थोड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आइए ऑर्गेनिक जो आएगी जेई लेवल की, आप एकदम छू भी नहीं पाओगे, इतनी टफ आती है, हवा नहीं लगेगी, क्या क्या बना हुआ है, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं आती। नीट में आसान आती है, मतलब नीट में करते रहेगा। जेई की ऑर्गेनिक का मतलब ये हो गया कि एकदम 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, 20 इधर सब लोग। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देखो बेटा, ये कौन है? बेंजीन, इसमें हमने ऐड किया CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
AlCl3 CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, क्या बोला बेटा, इधर देखो, मिथाइल क्लोराइड, सूखा AlCl3 लुईस एसिड होगा, है ना। यहाँ पे क्या छुपा होता है, H और Cl क्या बना देगा, HCl बना देगा, और बेंजीन के ऊपर जाके क्या लग जाएगा, CH3, जिसको कहते हैं टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन कह लो, है ना। अब बढ़िया चल रही है एकदम। अब देखो इसका मैकेनिज्म बेटा, एक मिनट, मैकेनिज्म, आंधी आ रही, लाइट चली गई क्या, आंधी आ रही, मैं आ गई, इसका रास्ते में जाओ क्या, देखो चलो इधर 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 इधर। तो प्रवेश पहला स्टेप बताओ इसका मैकेनिज्म, पहला स्टेप, आप सब शांत रहो तो हम ही बता रहे हैं। पहले CH3Cl किससे जुड़ेगा, AlCl3 से, जो कि कैटलिस्ट है, जैसे इसमें देखिए बेटा, और ये लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन की चार है, अपने इलेक्ट्रॉन की चार किससे पूरी करेगा, CH3Cl से। देखो जरा, AlCl3 और ये Cl क्या बनाएगा, AlCl4 के ऊपर और CH3 के ऊपर प्लस। अब ये समझ गए कि यहाँ पे हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, CH3 पे प्लस आ गया, Cl पे, और AlCl3 ने उस Cl को खींच के AlCl4 माइनस बना दिया। इसे कहते हैं कार्बोकेटाइन, या यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, सही है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल भैया अटैक करेंगे, चाहे रिंग बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कहाँ अटैक करेंगे, यहाँ पे क्या छुपा होता है, ये यहाँ अटैक कर दिए, जिससे इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म हो गया CH3, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। अब ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, जिससे बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, CH3 आ जाएगा और H प्लस अलग हो जाएगा, और आखिरी स्टेप में क्या होगा, H प्लस AlCl4 माइनस से कंबाइन करके HCl और AlCl3 को अलग कर देगा। नहीं समझ में आया। एक चीज हम SN2 में बताना भूल गए, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, वो भी याद है आपको, चलो देखो बेटा। अब माने जी देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बेटा देखो इधर सुनो, एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल हैलाइड ऐड होना, एल्काइल, ये देखो एल्काइल हैलाइड ऐड हो रहा है ना। इसी के बाद देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल, ACYLATI हुआ है, एसाइलेशन है, एसाइलेशन, एडिशन ऑफ एसिटिल हैलाइड, एसिटिल हैलाइड का एडिशन करेंगे, ठीक है, समझना। देखो जैसे बेंजीन, ठीक है, में ऐड किया CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देखिएगा इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ये तो कॉमन नाम हो गया। इधर देखिएगा इसका IUPAC नाम, कितने कार्बन है, दो मतलब इथेन, और आपको पता है कि OCl को कहते हैं ऑयल क्लोराइड, तो ये इथेनॉइल क्लोराइड हो गया। नहीं समझ में आया, यहाँ का H और ये वाला Cl क्या बना देगा, और ये COCH3 यहाँ जाके लग जाएगा H की जगह, C डबल बॉन्ड OCH3, है ना, एसिटोफेनोन, क्या नाम है, एसिटोफेनोन, या फिर 1 फेनाइल इथेनॉल,
भाई एक कार्बन दो कार्बन, पहले कार्बन पे कौन लगा है? फिनाइल, 1 पे लगा है फिनाइल और दो कार्बन को कहते हैं इथेन और ओन, इथेनोन। नहीं समझ में आया? ये होगी। अब इसका मैकेनिज्म खुद से करके आना घर से, कर लोगे? घर से इसका मैकेनिज्म कर